वेलकम टू टीच विथ A9। आज हम लोग पुनः शिक्षा शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो आगामी परीक्षाओं जैसे सी टेट, यूपी टेट और सुपर टेट जैसी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। इसमें देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया है? बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत जीन पियाजे ने दिए हैं। बुद्धि का संवेगात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? इसको गोलमैन ने दिए हैं। बुद्धि का संरचनात्मक सिद्धांत किसने दिए हैं? आइजैक ने दिए हैं। तीनों क्वेश्चन बुद्धि के ही संबंधित हैं, बुद्धि के सिद्धांत से ही संबंधित है, लेकिन तीनों में अंतर है। बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत जीन पियाजे ने दिए हैं। बुद्धि का संवेगात्मक विकास गोलमैन ने दिए हैं। बुद्धि का संरचना सिद्धांत आइजैक ने दिए हैं। इन तीनों को ध्यान से देख लेंगे तो कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं होगी। नहीं तो जब पेपर में आएगा तो लगेगा कि पढ़े हैं लेकिन तीनों में कन्फ्यूजन होगा। इसीलिए इसको ध्यान से देख लीजिएगा। संज्ञानात्मक आएगा तो जीन पियाजे लिखा जाएगा, संवेगात्मक आएगा तो गोलमैन होंगे और संरचना होगा तो आइजैक होंगे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया है, किशोर की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है? किशोरों में सबसे नाजुक और संवेदनशील समस्या यौन संबंधी समस्या होती है, क्योंकि इस पर कोई खुलकर बात नहीं कर पाता है, जिससे एक समस्या बन जाती है। दिया है, मानव विकास की किस अवस्था में व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? मानव विकास की किस अवस्था में व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? तो दिया होगा किशोरावस्था के बाद। यदि कोई बालक किशोरावस्था को प्राप्त कर गया है तो परिपक्व की स्थिति में आ जाता है। शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त होती है? बाल्यावस्था। इसमें शिक्षण की सभी विधियां उपयुक्त होती हैं क्योंकि इसमें बालक सोचने समझने योग्य हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था में किस सूचक होती है? मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मतलब अपने को सबसे ऊपर माना जाने वाला कौन सी अवस्था हो जाता है? किशोरावस्था होता है। विकास कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किस सिद्धांत से संबंधित है? यह सिद्धांत निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। किसका विज्ञान है? मानव व्यवहार का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान एक मानव व्यवहार का विज्ञान है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है। विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। यह कथन किसका है? ड्रेवर का है। सीखने का सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिए हैं। खेल पद्धति के जनक कौन है? किलपैट्रिक हैं। खेल पद्धति के जनक किलपैट्रिक हैं। ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग हैं। प्रोजेक्ट पद्धति के जनक कौन है? जॉन डेवी हैं। ये जनक से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं प्रश्न परीक्षाओं में, जिसको ध्यान से हम लोग देखेंगे। ये सभी प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यदि मेरे पढ़ाने में कोई भी कमी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम उस कमी को दूर करके अगले वीडियो में बनाएंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर करिएगा जो हमारे में कमी दिख रही होगी। यदि होगी तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिएगा। प्रोजेक्ट पद्धति के जनक कौन हैं? जॉन डेवी हैं। अस्थायी मानव दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 350 ग्राम होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1400 ग्राम होता है। शिशु के मस्तिष्क का वजन 350 ग्राम होता है और एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है। जीन पियाजे ने जिनेवा में किसकी स्थापना की थी? लिबोर्टरी स्कूल की स्थापना की थी, जिसमें उन्होंने मनोविज्ञान की कई प्रयोग किए थे। जीन पियाजे द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है? जीन पियाजे ने जो पुस्तक लिखी है उसका क्या नाम है? द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, जो 1930 में लिखी थी। दिया है,
प्रश्न नंबर 20 है, जिन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की कितनी अवस्था बतलाई है? जिन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की 4 अवस्था बतलाई है। संवेदी, पहला है संवेदी गत्यात्मक अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष तक होती है। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष तक होती है। तीसरा है ठोस या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 14 वर्ष तक होती है। चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से 18 वर्षों तक चलती है। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। किसके द्वारा पहचान की गई है बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं? जिन पियाजे द्वारा। वही अवस्थाएं हैं जो ऊपर मैं बताई हूँ। पहली है संवेदी गत्यात्मक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है ठोस या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न नंबर 22 है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया यह किससे संबंधित है? यह निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। प्रश्न नंबर 23 है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? धैर्य और दृढ़ता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? उत्तर बाल्यावस्था में बालक द्रव्यमान और संख्या तथा क्षेत्र में परिवर्तन समझने लगता है कि कौन भारी है, कौन बड़ी है, कौन अधिक है। ऐसी समस्याओं को उत्तर बाल्यावस्था में बालक समझने लायक हो जाता है और समझने लगता भी है। दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है 100 शब्दों का। तब तक बच्चा 100 शब्दों को अपने अंदर, अपने मस्तिष्क के अंदर रख लेता है और शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? बाल्यावस्था में होता है। शर्म और गर्व जैसी भावनाओं का विकास। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन संवेग से है? आश्चर्य। बाल्यावस्था होती है 12 वर्ष तक। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल। विवेचना रहित विचार की अवस्था मानी जाती है 4 से 7 वर्ष तक। अगले क्वेश्चन नंबर 31 पर चलते हैं। बुद्धि का त्रिक बिंदु सिद्धांत किसने दिया है? स्टर्नबर्ग ने दिया है। इन्होंने बुद्धि के 3 भागों में बांटा है। पहला है विश्लेषणात्मक बुद्धि, दूसरा है व्यवहारिक बुद्धि, तीसरा है सृजनात्मक बुद्धि। प्रश्न नंबर 32, जिन पियाजे के अनुसार बुद्धि क्या है? जिन पियाजे के अनुसार मतलब जिन पियाजे ने बुद्धि को क्या बताया है? उन्होंने बताया है कि बुद्धि वातावरण के साथ अनुकूलन करने की प्रक्रिया है। बुद्धि वातावरण के साथ अनुकूलन करने की प्रक्रिया है। अल्फ्रेड बीने के अनुसार बुद्धि के प्रकार बताइए। अल्फ्रेड बीने के अनुसार बुद्धि 4 प्रकार शब्दों से मिलकर बनी हुई है। अल्फ्रेड बीने के अनुसार बुद्धि 4 शब्दों से मिलकर बनी हुई है। कौन कौन शब्द हैं? पहला है ज्ञान, दूसरा है आविष्कार, तीसरा है निर्देश, चौथा है आलोचना। क्वेश्चन नंबर 34 है, टर्मन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? टर्मन ने अपने अनुसार बुद्धि को किस प्रकार परिभाषित किया है? उन्होंने कहा है बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। स्टर्न के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? उन्होंने बताया है बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों के साथ संयोजन करता है। बुद्धि में परिभाषाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं जो दी गई हैं। बकिंघम के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? बकिंघम के अनुसार सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। बैचलर के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है?
बैचलर के अनुसार बुद्धि किसी कार्य को करने की तार्किक चिंतन करने की, वातावरण के साथ संयोजन करने की सामूहिक योग्यता होती है। सामान्य बुद्धि कितने प्रकार की होती है? सामान्य बुद्धि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन होती है? अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। मूर्त बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 39, यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि किसे कहा जाता है? मूर्त बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि कहा जाता है। प्रश्न नंबर 40 है, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि की क्या विशेषता है? स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि तार्किक चिंतन करने की योग्यता है। बाल अपराध बनने का कारण क्या क्या है? बाल अपराध बनने का कारण क्या क्या है? पहला है आनुवांशिकता, दूसरा है व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति न होना, तीसरा है शारीरिक दोष, ऐसे बालक हीन भावना से ग्रसित होने के कारण अपराधी बन जाते हैं। चौथा, घर का वातावरण अशांत होना, कुसंगति का कारण। छठवां, दादा दादी का अधिक लाड प्यार। सातवां, स्तरहीन मनोरंजन, माता पिता का गरीब होना, पक्षपात पूर्ण व्यवहार, माता पिता का तलाक आदि। ये जो कारण हैं ये बालक में अपराध उत्पन्न होने के महत्वपूर्ण कारण हैं। प्रश्न नंबर 42 है, बाल अपराधियों के उपचार क्या क्या हैं? बाल अपराधियों के उपचार क्या क्या हैं? पहला है मनोवैज्ञानिक, दूसरा समाजशास्त्रीय विधि, तीसरा है वैधानिक विधि। समस्यात्मक बालक कौन होते हैं? वे बालक जिनके व्यवहार में ऐसी कोई असामान्य बात होती है जिसके कारण वे समस्याग्रस्त बालक बन जाते हैं, जैसे कक्षा में देर से आना, स्कूल से भाग जाना, कक्षा में अधिक बातें करना, अधिक क्रियाशील होना, गृह कार्य करके न लाना, कक्षा में पढ़ाई में ध्यान न लगाना। ये सभी समस्यात्मक बालक के कारण हैं। प्रश्न नंबर 44, समस्याग्रस्त बालकों की समस्या शिक्षक द्वारा कैसे दूर की जा सकती है? शिक्षक को चाहिए कि ऐसे बालकों को अलग अलग बिठाएं तथा सबसे आगे बिठाएं। शिक्षक को स्वयं बालक की समस्या को कारणों का पता लगाना चाहिए और दूर करना चाहिए। शिक्षक को बालकों के घर जाकर उनकी समस्या का पता लगाना चाहिए। प्रश्न नंबर 45 है, गिलफोर्ड ने सृजनशीलता के 4 तत्व कौन कौन बताए हैं? गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मकता के 4 तत्व निम्न हैं, जो पहला है लोचशीलता, दूसरा है मौलिकता, तीसरा है अपसारीशीलता और चौथा है केंद्राभिमुख। प्रश्न नंबर 46 है, मनोवैज्ञानिक गुड ने सृजनशीलता के कितने तत्व दिए हैं? वैज्ञानिक गुड ने सृजनशीलता के 5 तत्व दिए हैं। पहला है मौलिकता, दूसरा है अनुकूलता, तीसरा है विचारात्मकता और चौथा है विचारों का सहचर्य, पांचवा है लोथशील और विविध। प्रश्न नंबर 47 है, सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व कौन कौन हैं? सृजनात्मकता के तत्व, पहला है मौलिकता, दूसरा है नवीनता, तीसरा है लोचशीलता, चौथा है विस्तारण करने की क्षमता और पांचवा है विभिन्नता। प्रश्न नंबर 48, सृजनशील बालकों की विशेषता क्या क्या है? सृजनशील बालक जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। सृजनशील बालकों में उच्च महत्वाकांक्षा वाले होते हैं। सृजनशील बालकों के विचार व्यापक होते हैं। सृजनशील बालकों में संवेदनशीलता अधिक पाई जाती है। सृजनशील बालकों में एकाग्रता पाई जाती है। प्रश्न नंबर 49 है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसने कहा है? यह बात, यह परिभाषा, यह वाक्य अरस्तु ने कहा है। बालक में समाजीकरण की पहली पाठशाला कौन होती है? उत्तर, पहली घर एवं परिवार, दूसरी खेल का मैदान, तीसरी स्कूल होता है। थैंक यू मेरी वीडियो को देखने के लिए। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
और कमेंट करिएगा। आप लोग किस सब्जेक्ट के और वीडियो बनवाना, मतलब किस सब्जेक्ट का और प्रश्न चाहते हैं, कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं उसी के अनुसार और शिक्षा संबंधी मटेरियल को प्रोवाइड करूँगी। थैंक यू।